गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गौतम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलेश कुमार सोनी और आज हम हमारी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सभी को मालूम है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये हमारे भारत की और पूरे विश्व की एक पुरानी सभ्यताओं में से एक है, लेकिन आज हम इनकी बारीकों को समझेंगे और जो चीज़ें आज तक आपको कभी याद नहीं हुई मैं एज अ स्टोरी उनको ऐसे क्विक आपको याद कराऊंगा और आपको कभी भी उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप कितना रटेंगे और अगर रटेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी, हमको क्या क्या अवशेष मिले और उन अवशेषों को हम कैसे याद रखें, इस सीरीज में हम उस चीज़ पर बात करेंगे। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हम मैप बना के समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अब ये शहरी सभ्यता का मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ के लोग शहर के निवासियों जैसा जीवन यापन जीते थे। इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत ही अच्छा था। जैसे आप अभी हमारे भारत में आपने देखा होगा गाँव की संख्या बहुत ज़्यादा है, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आप थोड़ा सा जाके आप उन सबूतों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये कितने डेवलप लोग थे। अच्छा, अगर हम आप इसकी बात करें कि ये कितनी पुरानी थी, तो ये जो सभ्यता थी वो थी 2500 से 1750 बीसी। मतलब जितना हम आगे आ चुके हैं उतना ही अगर हम समय से पीछे जाएंगे तो ये सभ्यता थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, ये एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। थोड़ा सा समझते हैं कि आखिरकार ये थी कहाँ। देखिए, अगर अपन थोड़ा सा भारत के इधर आते हैं तो यहाँ पे एक कंट्री है पाकिस्तान। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय कोई पाकिस्तान का कोई वजूद था ही नहीं। अच्छा, थोड़ा सा और अपन इधर आते हैं तो ये कंट्री है जिसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। अब मुख्य तौर पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले और वो कैसे हमको पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर है और किन्होंने हमको बताया, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, आपको सभी को मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा। अब बात है 1921 की। 1921 में सभी को मालूम है कि हमारे यहां किन का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। और 1921 में जब हमारे भारत में अंग्रेज थे तो हमारी राजधानी कुछ समय तक कलकत्ता थी। और कलकत्ता कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। और हमारी जो राजधानी दिल्ली बनी वो बनी 1911-12 में। इसके पहले कौन सी राजधानी थी, कलकत्ता। अब अंग्रेज हमारे साथ व्यापार करने के बहाने तो आए थे, लेकिन हमारे से बहुत सारा टैक्स वसूलते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमसे करवाते थे जो एक व्यापार के खिलाफ होती हैं, लेकिन उन्हीं का शासन था, हम लोग सारी चीज़ें करते थे। अब ये लोग क्या करते थे, सारे भारत से अपना जितना रेवेन्यू जनरेट होता था उस रेवेन्यू को पहले इकट्ठा करते थे कलकत्ता में, और फिर उस रेवेन्यू को वो समुद्र के रास्ते यूरोप भेजते थे। और यूरोप में भी कौन सी कंट्री भेजते थे, इंग्लैंड। अब सबसे बड़ी समस्या इसमें इस बात की थी कि जो पैसा इनको वसूलना है वो पूरे भारत से कलेक्ट करना है, और जब पूरे भारत से कलेक्ट करके जब पैसा यहां पर आएगा तो यहां के बाद ही तो आप उसको शिप में भेज पाओगे। लेकिन यहां वो जो पैसा होता था वो बहुत सारा लूट लिया जाता था क्रांतिकारियों के द्वारा। जैसे आपने एक काकोरी कांड का नाम सुना होगा, तो काकोरी कांड में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज यहाँ से बहुत सारा पैसा, वेपन्स वगैरह ले जा रहे थे, तो हमारे क्रांतिकारी उस चीज़ को अपने यूज़ के लिए उनसे ले लेते थे, लूट लेते थे। तो जैसे हम अंग्रेजों को लुटेरा बोलते हैं, वैसे ही वो हमारे क्रांतिकारियों को लुटेरा बोलते थे। उस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले ट्रेन की पटरियों की शुरुआत हो रही थी। क्यों, क्योंकि जब माल काकोरी कांड एक ट्रेन का कांड है, तो जब वो सुरक्षित नहीं है तो क्या उस समय बसें सुरक्षित होती, क्या उस समय घोड़ा गाड़ी सुरक्षित हो सकती थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि हम एक ट्रेन की शुरुआत करते हैं।
सारी ट्रेनें कहाँ से जोड़ी जाएंगी? कलकत्ता से जोड़ी जाएंगी, और कलकत्ता से हम पूरा माल सुरक्षित कहाँ भेज देंगे? यूरोप भेज देंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अब आपको अगर ट्रेन रूट बनाना है तो सबसे पहले आपको पटरियां बनानी पड़ेंगी, पटरियां बनानी पड़ेंगी। अब आप कहोगे सर ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का कोई वजूद है ही नहीं, क्योंकि 1947 के बाद पाकिस्तान बनेगा, उससे पहले तो कोई पाकिस्तान नहीं है। तो देखिए यहां पटरियां बन रही थी, यहां से भी पटरियां बन रही थी। आपको बेसिक चीज समझ में आई कि आखिरकार ये रेल क्यों शुरुआत हुई। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आपका भला चाहते थे तो आपके लिए वो ट्रेन की सुविधा कराएंगे कि थोड़ा सा ये लोग बढ़िया घूमें ट्रेन में, कुछ भी नहीं। उनका मेन उद्देश्य क्या था? यहां से सेना को, अपनी सेना को तुरंत कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो भेजना, समय की बचत, और उनका जो ट्रेजरी था वो कलकत्ता के मुर्शिदाबाद तक पहुंचाना, फिर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता पहुंचाना, और फिर बाय शिप उनका जो माल है वो कहां भेजना? यूरोप भेजना, और यूरोप में कहां भेजना? ब्रिटेन भेजना। इसी क्रम में 1921 में जब यहां से पटरियां डाली जा रही थी, जब यहां से पटरियां डाली जा रही थी, यहां से, उस समय यहां एक अंग्रेज थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल सारी जगह, अफगानिस्तान से लेके वहां अभी वर्तमान में जो अफगानिस्तान है, जो पाकिस्तान है, यहां पे जो मध्य भारत का क्षेत्र है, यहां पे हमेशा ट्रेवल करते रहते थे। अब उन्होंने एक नई चीज देखी, यहां जो पटरियां बन रही थी वो पटरियां रेल की पक्की पटरियां थीं। उनके बीच में जो वहां के मजदूर थे उन्होंने पक्की ईंटों को लगाया था, और वो भी जो ईंटें थी वो ऐसे स्क्वायर शेप में थी। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पे स्क्वायर शेप में बढ़िया तरीके से ईंटें लगाई जा रही, और जब ही बाकी भारत के हिस्सों में जब ये गए तो इन्होंने देखा कि यहाँ उस समय कोई गिट्टी वगैरह होती नहीं थी। जो भी पत्थर मिलता था उसको रखा, उसको थोड़ा सा प्रेस किया, और उसके बाद वहां उन्होंने पटरियां बना दी। ये देखने में भी सुंदर थी और मजबूत थी। तो सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने वहां के लेबर लोगों से पूछा कि भाई साहब आप लोग ये बताएं कि आपको ये जो ईंटें हैं आपने कैसे बनाई? अब लेबर आदमी एक तो इंग्लिश नहीं जानता, सबसे बड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो उसने जॉन मार्शल को समझाया कि हमने तो बस खुदाई की, और खुदाई करने के बाद यहां से ये चीजें निकली, हमने यहां लगा दिया। अब अंग्रेज ये बात अच्छे से समझ रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नीचे से डायरेक्ट ईंटें निकल के आ जाएं। अभी हमारे कंट्री में इतना डेवलपमेंट नहीं है कि हमको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों के बारे में पता हो, तुमको ईंटों के बारे में बहुत अच्छा पता है। तो अंग्रेज ने कहा कि एक तो लैंग्वेज बैरियर्स आ रहा था, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की मांग की जिसको यहाँ के लेबर लोगों की भाषा समझ में आ सके, श्रमों की भाषा समझ में आ सके। ठीक, और सीधी सी बात है, यहाँ जो श्रमिक थे वो बेसिकली ज़्यादातर हिंदी बोला करते थे। कुछ ऐसे लेबर भी थे जो यहाँ से भेजे जाते थे, कुछ बंगाली भी बोलते थे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आए जो कि पुरातत्व विभाग से संबंधित थे, उनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। कब आए? 1921 में। और जब वो आए उन्होंने लेबर लोगों से बात की, तो जो वहाँ श्रमिक थे उन्होंने बताया कि पता नहीं अंग्रेज कैसी बातें करता है, कैसे मिला, क्या मिला, हम आपको बताते हैं, हम तो यहाँ खुदाई करते हैं, और वहाँ हमको स्क्वायर शेप में ईंटें मिली। तो दयाराम साहनी समझ गए कि ये जो डायरेक्ट ईंटें मिलना है ये कोई डायरेक्ट कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर लेबर लोगों ने और उनको जानकारी दी कि यहाँ जो सिंध और मुल्तान में जो घर बने हुए हैं, हमने वो घर भी यहीं की ईंटों से बनाए हैं, सीधा हम यहाँ से ईंटों को निकालते हैं और हम अपना घर बना लेते हैं। दयाराम साहनी ये बात समझ गए कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ का जो ट्रेन रूट का जो काम है उसको रोक दिया। वो बोला ट्रेन रूट अभी रोकते हैं, पहले इसकी खुदाई करते हैं। और खुदाई करने के बाद जब समझ में आया कि यहाँ तो पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था, और वो जो शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे शहर, हम अभी बाद में बात करेंगे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, रोपड़ है, रंगनाथ है, लेकिन सबसे पहले जो शहर मिला उस शहर का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब ये जब हम आपसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी डेवलप सोसाइटी थी। केवल मैं आपको एक बेसिक चीजें बताता हूं, क्योंकि अब सिंधु घाटी सभ्यता हमें सबसे पहले इसकी खोज कब हुई? 1921 में हुई। किसने की? दयाराम साहनी ने की।
अब थोड़ा अपन सिंधु घाटी सभ्यता पे बात करते हैं कि कैसी सोसाइटी थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जब खोजी गई तो वहां जब ये पता लगाया गया कि आखिरकार ये कहां से कहां तक फैली हुई है, तो हमें इसमें कुछ पॉइंट मिले, कुछ शहर मिले। हम उनको डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहला जो हमें शहर मिला, जो सबसे ये नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, जो सबसे पश्चिमी जो शहर था, उस शहर का नाम था सुतका गेंडोर। सबसे ऊपर जो नॉर्थ में शहर मिला, उस शहर का नाम था मांडा या मांदा। जो सबसे ईस्ट में जो शहर मिला, उस शहर का नाम था आलमगीरपुर। और जो सबसे दक्षिण में जो शहर मिला, उस शहर का नाम था दायमाबाद। अब थोड़ी हम इनकी लोकेशन की बात करते हैं। तो जो मांदा जो शहर है वो है जम्मू एंड कश्मीर में। मांदा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। जो दायमाबाद जो शहर है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जो आपका आलमगीरपुर है वो कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। और जो आपका सुतका गेंडोर जो शहर है वो है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ पर आता है? पाकिस्तान। चीजें क्लियर है? तो ये हमको इनके पॉइंट मिले कि आखिरकार इनका नॉर्दर्न पॉइंट क्या था, पश्चिमी बिंदु कौन सा था, दक्षिणी बिंदु कौन सा था और पूर्वी बिंदु कौन सा था। मैंने एक बार सारा सब कुछ पढ़ाया और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप हमें केवल ये बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। तो थोड़ा सा अपन अब इसमें अपन को खुद का रीजनिंग लगाना पड़ेगा, मतलब हिस्ट्री में भी रीजनिंग लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो, अब हम उनको ये पॉइंट तो हमको मिल गए, अगर हम इन पॉइंट को मिलाएं, एवरेज अगर इनको मिलाने की कोशिश करें, तो आप देखोगे ये परफेक्ट शेप में तो नहीं है, लेकिन लगभग इसका अगर आप आकार देखें तो ये त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार। तो अगर कभी आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आप लोग ये बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। चीजें अब समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अपन मैप से समझते हैं। उत्तर में सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप हमें ये बताएं हड़प्पा सभ्यता में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा था, तो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा था? मांदा। कौन सा था? मांदा। फिर आपसे पूछा जाए कि ईस्टर्न पॉइंट सबसे पहले पूर्वी बिंदु कौन सा था सबसे लास्ट में, तो कौन सा था? आलमगीरपुर। कहां पर? इसके बाजू में कौन सी नदी है? हिंडन नदी। और आलमगीरपुर जो है वो कहां पर है? यूपी में। कहां पे है? यूपी में। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा था, तो ये कौन सा था? दायमाबाद में, प्रवरा नदी के किनारे। और ये कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। और उसके बाद आपसे पूछा जाए पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये कौन सा है? सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर जो नदी है किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। और अगर आपको ये तो हमारे भारत का ही है, तो हमको मालूम है कि हमारे उत्तर में कौन सी नदी बहती है? चिनाब नदी बहती है। तो मांदा के किनारे कौन सी नदी हो जाएगी? चिनाब नदी। चीजें क्लियर है? अब ये तो हमने केवल बेसिक रखा। अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी थे, सिंधु घाटी के लोग कैसे घर बना के रहते थे। क्वेश्चन बहुत सारे बन चुके हैं। अब धीरे धीरे करके आपका जो सामना है थोड़ा सा टफ कंपटीशन होने वाला है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था मोहनजोदाड़ो, उस शहर में आपको क्या मिला? या वो क्या बोलेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको सबसे पहले हड़प्पा मिला, मोहनजोदाड़ो मिला, चंदूर मिला, कालीबंगा मिला, रोपण मिला, लोथल मिला। तो इन सब में आप हमें बताएं कि कांसे की प्रतिमा कहां से मिली। तो आपको समझ में आया कि यार अब इसके लिए तो हमें सारे शहरों को याद करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक बहुत बेहतरीन चीज बनाई है, हर शहर के लिए एक छोटी सी स्टोरी। और उसी स्टोरी में हम क्या करेंगे, ये सारे जितने भी सबूत हमको मिले हैं हम उनको बाकायदा क्रम से हम याद कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे।
सबसे पहला हमको शहर कौन सा मिला? सबसे पहला शहर हमको कौन सा मिला? हड़प्पा। कब मिला? 1921 में। अब देखिए, इसकी खुदाई किसने की? दयाराम साहनी के द्वारा की गई। अब आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि आप हमें ये बताएं कि उस समय तो हड़प्पा हमारे कंट्री में ही था, देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन अभी हम वर्तमान में जो है 2025 में है। तो अगर आपसे पूछी वर्तमान लोकेशन पूछ ले तो हमको ये भी पता होना चाहिए। तो वर्तमान में जो हमारा हड़प्पा शहर है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। और अब पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में भी कुछ ज़िले हैं, तो आपसे पूछ लेगा कि पाकिस्तान में किस ज़िले में है, तो हमें पता होना चाहिए माउंट गोमरी ज़िले में है। किस ज़िले में है? माउंट गोमरी। आगे बढ़ते हैं। एक राइटर हुए हैं पिग्गट, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कैपिटल बताया है, और यहां से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं ये हम आगे देखते हैं। देखिए, अब अगर अपन आगे सीधा सीधा याद करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी इसको, कि यहां से कुम्हार का चाक मिला, श्रमिक आवास मिला, अन्नागार मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली, लकड़ी की ओखली मिली, लकड़ी का ताबूत मिला, RS-37 कब्रिस्तान मिला। तो ऐसा तो आपको सभी जगह मिल जाएगा। ऐसा क्या खास है कि आप गौतम एकेडमी के से जो चैनल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इससे आप देखें और इससे आपको बेनिफिट हो? तो मैं आपको इसको पहले बिना बताए इसको पहले हाइड कर देता हूं। पहले मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाऊंगा, आपको केवल उस स्टोरी को सुनना है, और उस स्टोरी के बाद आप खुद ही मुझे जो सबूत यहां लिखे हैं वो खुद ही आप मुझे बता देंगे। स्टार्ट करें। देखो, हमें हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, चहुंदड़ो में दो तरीके के व्यक्ति मिले हैं। एक व्यक्ति मिला है जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो श्रमिक टाइप का है, और एक दूसरा व्यक्ति मिला है जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है? थोड़े से बिजनेसमैन टाइप का है। तो यहाँ पे हम दो नाम लेके चलते हैं, एक श्रमिक और दूसरा जो बड़े बिजनेसमैन टाइप के लोग थे या पैसे वाले लोग थे उनको पुरोहित कहा जाता था। तो यहाँ दो वर्ग हो गए, एक हो गया कौन सा? श्रमिक, और दूसरा कौन सा हो गया? पुरोहित। अब हम इन दोनों की ना लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। एक पुरोहित की लाइफ स्टाइल थोड़ी सी अलग होती है, वर्तमान में भी अलग होती है, और एक श्रमिक की लाइफ स्टाइल अलग होती है। तो अपन श्रमिक की लाइफ स्टाइल पे बात करते हैं। सबसे पहले श्रमिक उठता है। अगर हम देखें पूजा पाठ, सुबह नहाना धोना, अगर ये बात करें तो कौन करेंगे? पंडित जी करेंगे। लेकिन श्रमिक क्या करेगा? उसको तो ये टारगेट मिलता है कि यार आज तुमको ये काम करना है। तो सबसे पहले हमारा श्रमिक उठा, और श्रमिक उठने के बाद सीधा उसको मैसेज आया किसी के द्वारा कि आज तुमको ये काम करना है। तो श्रमिक सबसे पहले पूजा पाठ नहाना धोना छोड़ के सबसे पहले क्या करेगा? खाना खाएगा। तो उसने कुछ खाना खाया। अच्छा, खाना खाने के बाद श्रमिक ने कुछ अच्छा बन गया होगा, तो उसने मातृ देवी को थैंक यू बोला। किसको थैंक यू बोला? मातृ देवी को थैंक यू बोला। अब मातृ देवी को थैंक यू बोल दिया, उसके बाद श्रमिक गया काम करने के लिए। तो जो उसका मालिक था उसने बोला कि एक काम करो, आज तुम कुछ अनाज को ओखली में कूटोगे। कहाँ में कूटोगे? ओखली में। आप लोग ओखली जानते हैं? एक पत्थर होता है, थोड़ा सा उसमें बीच में छेद होता है, उसके बाद उसमें इस मूसल होता है लकड़ी का, जिससे कुछ भी अनाज की कुटाई की जाती है, या हल्दी वगैरह। अगर आप साउथ इंडिया जाओगे तो आप बहुत अच्छे से इसको और देख पाओगे कि वहाँ भी उनके कल्चर में ही है। हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन अब ज़्यादातर इसका जो यूज़ है वो शादियों में हल्दी के लिए यूज़ करना है, या बहुत कम यूज़ हो चुका है। ये एक देसी जिम था पुराने समय में। अच्छा, वर्तमान में अब इसका स्थान ले लिया है मिक्सी ने। तुरंत पीसा, कहाँ मेहनत कहाँ क्या, इसलिए अब जिम आ गए हैं, जिम करना पड़ रहा है। नहीं तो पहले महिलाएं मूसल से ही काम करती थी, तो वैसे ही उनका आधा सा जिम हो जाता था। चलो, तो हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुँची? एक श्रमिक है, श्रमिक ने सबसे पहले क्या किया? कुछ खाया। खाने के बाद उसने क्या किया? मातृ देवी को क्या बोला? थैंक यू बोला। फिर अपने मालिक के पास आया। मालिक के पास आया तो उसने सबसे पहले क्या किया कि ओखली में कुछ कूटना है, तो इसने कूटा, और जो भी उसमें से निकला मालिक ने बोला इसको ताबूत में भर दो। कहाँ भर दो? ताबूत में। और इसने उसको काय में भर दिया? ताबूत में भर दिया। अब मालिक ने कहा एक काम करो, इस ताबूत को कहाँ दफना दो? कब्रिस्तान में। कहाँ दफना दो? कब्रिस्तान में। तो उस ताबूत को RH-37 कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कहाँ दफना दिया गया? RH-37 कब्रिस्तान। फिर से बोलिए, RH-37 कब्रिस्तान में उसको दफना दिया गया। उसके बाद जब उनको दफना रहे थे RH-37 कब्रिस्तान में, तो वहां दो जानवर देखने को मिलते हैं। एक जानवर था एक श्रृंगी जानवर। कौन सा जानवर? एक श्रृंगी जानवर। और दूसरा जानवर था हाथी। कौन सा जानवर था? हाथी। चीजें क्लियर हैं?
एक बार फिर से अपन लास्ट अपनी स्टोरी को आप पूरा याद कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हमने उस पूरे पॉइंट जो आपको स्टोरी बताए हैं वो हमारे सारे सबूत आप याद कर चुके हैं। सबसे पहले एक श्रमिक था, फिर श्रमिक ने क्या किया, कुछ खाया, फिर कहाँ गया, काम करने गया, मालिक ने क्या काम दिया, ओखली में कुछ कूटने का, जो भी अनाज निकला उसको काय में भर दिया, उसको भर दिया उसने ताबूत में, ताबूत में भरने के बाद उसको कहाँ ले जाया गया, वो ले गए उसको RS-37 कब्रिस्तान में, और वहाँ कब्रिस्तान में दो जानवर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से जो जानवर देखने को मिलते हैं, एक जानवर है हाथी और दूसरा एक संगी जानवर। चलो अपन देखते हैं हमारी स्टोरी कहाँ तक सक्सेस है और कितने सबूत हमने याद कर लिए। चलो अब आप ही लोग बताएंगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, हड़प्पा की। किसकी बात कर रहे हैं, हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में। खोज किसने की, दयाराम साहनी। अच्छा अब हम देखते हैं इससे हमें क्या क्या मिला, एज अ स्टोरी देखते हैं। देखो बाकी चीजें तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, आप बुक में देख सकते हो सारी चीजें, आपको याद करने में इजी कैसे पड़ेगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखना, हमने देखा एक श्रमिक, क्या देखा, श्रमिक। श्रमिक से क्या हो जाएगा, श्रमिक आवास। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक श्रमिक, तो हमें हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले क्या मिला, श्रमिक आवास, लेबर कंपार्टमेंट। अच्छा दूसरा हमने देखा श्रमिक ने कुछ खाया, तो क्या, खाने से अन्न खाया, और अन्न से हमारा सबूत बनेगा अन्नागार। क्या बनेगा, अन्नागार। और अन्नागार का मतलब होता है वेयर हाउस। क्या होता है, वेयर हाउस। ये लोग क्या करते थे, संयुक्त कृषि करते थे, और संयुक्त कृषि करने के बाद जो भी फसलें वहां होती थीं उनको बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए उनको बढ़िया तरीके से एक कमरे में रखते थे, उसी को ये वो लोग क्या बोलते थे, अन्नागार, जिनसे इनका बाकी समय में जो भी इनका खान पान है वो चलता रहता था। चलो आगे फिर हमने देखा हमारा जो श्रमिक है वो कहाँ जाएगा, काम करने के लिए जाएगा, और वहाँ काम करने में वो क्या करेगा, ओखली में अनाज कूटेगा। क्या करेगा, ओखली में अनाज कूटेगा। अब ये ओखली क्या होती, ओखली क्या होती है, एक बहुत बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा होता है, उसको बीच से ऐसा छेद कर लिया जाता है, ऐसा सर्किल नुमा, जिससे उसमें कोई भी अनाज या कोई भी मसाले डाल के हम उसको लकड़ी के मूसल से कूटते हैं। ठीक, चलो फिर हमने देखा ओखली के बाद ये जो भाई साहब थे इन्होंने उसको काय में भर दिया, ताबूत में। ताबूत मतलब कॉफिन में भर दिया। अब ये जो ताबूत है, आप कहोगे सर जो ताबूत है वो ताबूत है, एक मिनट देखिए, ये जो ताबूत है, अब आप कहोगे कि ताबूत तो हमें ईसाइयों ने बताया, कहोगे आप कि मुस्लिम देशों में ताबूत का यूज किया जाता है, पर थोड़ा सा अगर अपन ईसाइयों की बात करें कि आखिरकार इनका कितना पुराना सोर्स है, मतलब ईसाई धर्म कितना पुराना है, तो थोड़ा सा आप खुद ही समझिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आज का डेट बताइए, तो आप कहेंगे सर आज का जो डेट है वो है 29। मैं आपसे बोलूँगा मंथ बताइए, तो आप कहेंगे सर आज का भी जो मंथ चल रहा है वो चल रहा है 3। फिर मैं आपसे बोलूँगा ईयर बताइए, तो आप कहेंगे सर ईयर चल रहा है 2025। क्लियर हुआ। अब अगर आप कभी भी ये बोलते हो कि ताबूत तो हमें ईसाइयों ने बताया, हमारी सभ्यता जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 2500 से 2700 ईसा पूर्व। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये जो डेट मैंने आपको लिखवाई है, जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए, ठीक, मतलब जिस दिन जीसस पैदा हुए, उन्हीं के बाद से 1 2 3, जिस दिन जीसस पैदा हुए उसके बाद से जो हमने सन याद यहां से स्टार्ट किए, आज हम 2025 पर पहुंच गए। मतलब समझ में आया कि ईसाई धर्म जब से शुरुआत हुआ तभी से हमारे पास जो वर्तमान कैलेंडर है वो चालू है। तो इनका इतिहास है कितना पुराना ईसाई धर्म का, केवल 2025 साल पुराना है, इसके पहले कुछ भी नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं 2000, उसके भी और 2025 साल पहले की।
तो थोड़ा सा हमको अपना ऊपर प्राउड करना है कि ये जो ताबूत है इसको हमने दुनिया को दिखाया है, दुनिया ने हमको नहीं दिखाया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अपन को एक चीज स्टोरी में समझ में आई कि हमको यहां से क्या मिला, ताबूत मिला। चलो आगे बढ़े। फिर ताबूत के बाद इन्होंने अच्छा, ताबूत तो समझ गए ना, जिसमें जो मृत डेड बॉडी होती है उसको पहले ताबूत में रखते हैं, फिर उसके ऊपर क्या ताला लगाते हैं, कील ठोकते हैं। बिल्कुल सही बताया, उसमें कील ठोकते हैं। क्यों ठोकते हैं? नीचे से आदमी कोई भाग ना जाए? नहीं, उस समय ताबूत में भर के लोगों को दूर जंगल में दफनाया जाता था। जंगली जानवर जो होते थे उस बॉडी को प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, उसको सुरक्षित रहने दें, इस कारण से उसमें क्या ठोकी जाती थी, कील। अभी भी वर्तमान में कील ठोकी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ताबूत को फिर उन्होंने क्या किया, ताबूत को ले जाके दफना दिया RH-7 कब्रिस्तान में। कहाँ पे? RH-37 कब्रिस्तान में। अब ये क्या होता है RH-37 कब्रिस्तान, और इसका नाम RH-37 ही हमने क्यों दिया? जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बढ़िया तरीके से अपने डॉक्यूमेंट बनाते थे। उन्होंने लैंग्वेज का यूज़ किया, इन्होंने सील का भी यूज़ किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी भी हमको उस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज नहीं है। अब आप कहेंगे सर नॉलेज नहीं है तो फिर ये RH-37 क्या? ये हर लैंग्वेज कुछ वर्ड्स से मिलके बनती है। अच्छा, अब जब कुछ वर्ड से मिलके बनती है तो उसने जो कुछ वर्ड्स वहाँ पे हमको देखने को मिले हैं, जैसे एक R, एक H, ऐसा H जैसा एक वर्ड हमको देखने को मिला, एक दूसरा वर्ड वहाँ पे मिला ऐसा 3 जैसा, एक हमको ऐसा 7 ऐसा देखने को मिला। तो हमने सबको उठा के वहाँ पे ये लिख दिया कि भैया हमें जो कब्रिस्तान मिला वहाँ पे कुछ हमें वर्ड्स देखने को मिले थे, और उसी के लिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, RH-37 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान समझ में आया? जहां पर लोगों को अच्छे से दफनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। अच्छा, अब इस कब्रिस्तान के बाद हमें कुछ और भी सबूत मिले। क्या सबूत मिला हमको? मिला यहां पर हाथी के अवशेष। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप ये बताओ कि वहां काय के अवशेष मिले। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमको नगर मिले हैं उसमें ऐसा कौन सा नगर है जहां पर हाथी के बारे में लोग जानते थे। तब हम क्या बोलेंगे कि वहां कौन सा ऐसा नगर था, हड़प्पा जो एक नगर था, वहां लोग हाथी के बारे में जानते थे। अच्छा, अगला हमें यहां मिला एक श्रृंगी जानवर। कौन सा जानवर मिला? एक श्रृंगी जानवर। अब आप मेरे से कहोगे सर ये क्या बात करते हो आप, एक श्रृंगी जानवर, एक श्रृंगी जानवर, ये तो हमारे यहाँ अभी भी पाया जाता है। उसका नाम है गेंडा, असम में पाया जाता है, काजीरंगा में भी देखने को मिलता है। फिर हमने यहाँ डायरेक्ट एक श्रृंगी की जगह गेंडा क्यों नहीं लिखा? उसका आंसर ये है कि इसके जो सबूत हमको मिले हैं वो जो हाइट थी एक श्रृंगी जानवर की वो लगभग 6 फीट के आसपास की थी, और अगर आप गेंडे की हाइट देखोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने फीट का है, 3-3.5 फीट से ऊपर 4-4.5 फीट के आसपास का मिलेगा। इसलिए हमने उसको गेंडा बोला, ठीक। और इसको एक श्रृंगी क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट में बहुत अंतर है। तो अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया, जो पुरातत्वविद हैं, कि हो सकता है कि उस समय ऐसा कोई जानवर होता हो, लेकिन अभी इस हाइट का हमारे यहाँ कोई जानवर नहीं होता, इसलिए हमने इसको बोला गया क्या, एक श्रृंगी जानवर। अच्छा, ये लोग अपने हर शुभ काम के शुरुआत में, जैसे हम लोग आज पूजा पाठ करते हैं वैसे ये लोग भी करते थे, लेकिन बस यहाँ पे ये कुछ सिंबल लगाते थे। जैसे ये लोग एक सिंबल का यूज करते थे जिसका नाम है स्वास्तिक। किस सिंबल का यूज करते थे? स्वास्तिक का। चीजें क्लियर है? तो अब अगर मैं इस चीज को एक बार देख लो, अच्छे से नजर में उतार लो, और मैं अगर आपसे फिर से पूछूं कि आपको मैंने क्या क्या स्टोरी आपको बताई, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमने किस स्टोरी पे हमने बात की? एक बार फिर से, फिर मैं आपको पूरा प्रिंट में आपको मिल जाएगा। क्या स्टोरी थी? एक श्रमिक था और उस श्रमिक ने सबसे पहले क्या किया? उस श्रमिक ने सबसे पहले भोजन किया, क्योंकि श्रमिक है। अच्छा, काम ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मालिक डांटेगा। फिर श्रमिक कहाँ गया? फिर श्रमिक गया हमारा मालिक के पास। मालिक ने काम दिया उसको कुछ अनाज कूटने का। श्रमिक ने सबसे पहले क्या करा? कुछ अनाज को कूटा। अनाज को कूटने के बाद क्या किया?
उसको अनाज को आय में कूटा, ओखली में कूटा, फिर ओखली के बाद उसने काय में भर दिया, ताबूत में भर दिया, ताबूत ले जाके कब्रिस्तान में दफना दिया। कब्रिस्तान में दो जानवर देखने को मिले। कौन से जानवर? एक मिला हाथी के अवशेष, दूसरा मिला एक श्रृंगी जानवर के अवशेष। और हमेशा ज़्यादातर ये अपने पूजा स्थलों में या शुभ कार्य में काय का यूज़ करते थे? स्वास्तिक का। चलो अब अपन देखते हैं, ये देखिए। अब ऐसा अगर अपन करते हैं ना, तो ऐसे में आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती है। हमने स्टोरी भी देख ली और स्टोरी के बाद हमने बढ़िया तरीके से इनको सिस्टमेटिक तरीके से भी देख लिया। ठीक, जैसे अब जो श्रमिक था, अब कुछ अपन ने मोटा मोटा याद कर लिया, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इस चीज़ से देख लेते हैं कि जैसे हमारा श्रमिक था, वो श्रमिक क्या था? वो श्रमिक हमारा कुम्हार था। ये हमने इसको ऐसे रिलेट कर लिया। चलो, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ये चीज़ें आ गई हैं। देखिए, अब हमने देखा कि हमारा जो श्रमिक था वो कुम्हार था। कैसा था? कुम्हार था। और अब श्रमिक ने सबसे पहले क्या खाया? कुछ खाया। जैसे उसने क्या खाया? कुछ भी खाया, तो हमने उसको किस नाम से याद किया? अन्नागार के नाम से। फिर हमारा जो श्रमिक था, मातृ देवी की प्रतिमा, उसने, हमने एक बात आपको बताई थी कि कुछ खाने के बाद हमने भगवान को थैंक यू बोला कि भगवान हमको ऐसे ही अच्छा खासा मिलता रहे। तो वैसे ही उसने अपनी मातृ देवी जो थी उनको थैंक यू बोला। अब ये मातृ देवी को ही क्यों बोला और हमने मातृ देवी ही क्यों लिखा, किसी देवता को क्यों नहीं लिखा? उसका मेन कारण ये है कि उस समय हमें जितने भी सबूत मिले हैं केवल फीमेल गॉडेस के मिले, मतलब केवल मातृ देवी के ही सबूत हमको यहाँ से मिले। चीज़ें क्लियर हुई? अच्छा, याद करने के लिए हमने बोला कि मातृ देवी को थैंक यू बोला। अच्छा, और एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि आप ये बताएं जो हड़प्पियन सिविलाइजेशन थी वो कैसी सत्ता थी? मतलब सीधा इसका आंसर है मात्र सत्तात्मक सत्ता। अब ये मात्र सत्तात्मक सत्ता क्या होती है, थोड़ा सा अपन इस पर बात करते हैं। मात्र सत्तात्मक सत्ता का मतलब ये होता है जिसमें ज़्यादातर डिसीजन महिलाओं के द्वारा लिए जाएं। आप देखोगे कि जो साउथ वाला जो भाग है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वंश हुए, जैसे आपने सुना होगा, उनके नाम से ही आपको समझ में आता है कि यहाँ पे मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, याद आया? तो उसने अपनी माँ के सामने क्या लगाया? गौतमी। वैसे ही मात्र सत्तात्मक सत्ता में ज़्यादातर भूमिका महिलाओं की होती है शासन में। आगे देखते हैं। फिर हमें यहाँ से क्या मिला? लकड़ी की ओखली। यहाँ पर हमें लकड़ी की ओखली भी देखने को मिली, साथ में कई सारे जैसे पत्थर की ओखली को भी देखने को मिला, पर मेन चीज है लकड़ी की ओखली भी हमको देखने को मिली। आगे चलते हैं। RH लकड़ी के सबूत तो हमको मिले, तभी तो हमको एक ओखली देखने को मिली। फिर हमने देखा RH37 कब्रिस्तान। तो इसका नाम RH37 कब्रिस्तान इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ हमें कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं जो हमारे वर्तमान में R के जैसे लगते हैं, कुछ H के जैसे लगते हैं। तो हमने उसका नाम ही रख दिया क्या? RH37 कब्रिस्तान। और यहाँ हमको क्या के सबूत मिले? लोगों के बढ़िया तरीके से उनको दफनाया गया था उसके सबूत। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिला एक श्रृंगी जानवर, और जो एक श्रृंगी जो जानवर है वह ऐसा जानवर है जो वर्तमान में नहीं पाया जाता। उस समय पाया जाता था, लेकिन शायद इन्वायरमेंट चेंज के कारण या किसी कारण से वो नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसको गैंडा नहीं बोलते। एक सिंग का तो गैंडा भी होता है, पर गैंडे की हाइट एक सिंगी जो जानवर के उस समय सबूत मिले थे उससे बहुत छोटी है, लगभग आधी है। तो ये 3, 3.5, 4 फीट का रहेगा, वो 6 फीट का था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाथी का कपाल, यहाँ से हमें हाथी के अवशेष मिले जिसमें हमें हाथी के कपाल मिला। आगे देखते हैं स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह मैंने आपको बताया कैसा रहता है। स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा होगा, ये स्वास्तिक चिन्ह, ये हम आज भी हमारे घरों में यूज करते हैं। लेकिन उस जमाने में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, आज से 2500 साल और फिर उससे BC में जाएंगे 2500 साल, तब भी ये लोग काय का यूज करते थे? स्वास्तिक का। आज की क्लास में हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, अगली क्लास में हम देखेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में, और वो भी एक स्टोरी के साथ, जिससे आपको ज़्यादा इसमें मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, धन्यवाद।
ठीक है। हाँ